हाय दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। ये मेरे बिहार स्पेशल का 8वां लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बिहार की मिट्टी के बारे में, कौन सी मिट्टी किधर लोकेट कर रही है। ठीक है, तो अब तो एग्ज़ाम आ गया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करना होगा। मैं तो सारे सब्जेक्ट पे लेक्चर्स नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। जितना बना पाऊँ उतना बनाऊँगी। ठीक है, और इतने दिनों में कम से कम आपका 20 क्वेश्चन तो मेरे इस लेक्चर से आपका फिक्स हो जाएगा, इतना उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस गलत होते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और पता है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। 4-5 नंबर से बच्चे बच जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे बच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा गलती नहीं करते हैं, करते हैं। अगर करते हैं तो प्लीज़ इस बार ऐसी कोई भी गलती ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पे आ कर के देखते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो जो यहाँ पे आ गए पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक जो मिट्टी फैली हुई है ना, किनारे किनारे, ये देख रहे हैं ना हिमालय से सटे हुए, ये कौन सी मिट्टी है? तराई की मिट्टी है। पश्चिमी चंपारण के कुछ एरिया में भाबर मिट्टी भी पाई जाती है और पिडमोंट मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पे है कौन सी नदी? घाघरा नदी, और इधर है गंडक नदी। तो घाघरा और गंडक के बीच में जो द्वाब है उधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी। गंगा नदी है ना, ये दिख रहा है आपको, बीचों बीच गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी, सोन नदी, बहुत सारी नदियाँ हो गई। ठीक है, इन नदियों के किनारे पे बहुत मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास मिट्टी फैली हुई होती है। जो कभी कभी बाढ़ आता है, बाढ़ आने की वजह से बाहर बह करके मिट्टी आ जाती है, उसका जो कैचमेंट एरिया होता है ना बढ़ जाता है बाढ़ आने से। तो जो जितना दूर में पानी लगा हुआ है उससे ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। फिर बाद जब पानी कम हो जाता है तो अपने ओरिजिनल मार्ग पे नदियाँ चली जाती है, तो उससे एक मैदान का निर्माण हो जाता है, मिट्टी बन जाती है। उस मिट्टी को कौन से बोलते हैं? कगारी मिट्टी। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें सब्जी वगैरह बहुत अच्छा उपजता है। चलिए ठीक है, ये रहा उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या है? जो नई बनी हुई है, बाढ़ में आ जाता है। आप लोगों को पता है कि बिहार बाढ़ के लिए फेमस है, यहाँ पे बाढ़ बहुत आता है। तो इधर कोसी नदी इस वाले एरिया में बहती है, तो इधर भी बहुत सारी नदी है जिनकी वजह से बाढ़ आता है, और वो बाढ़ का पानी निकल के बाहर आता है। उसके थ्रू क्या होता है? बहुत सारे अवसाद भी आते हैं, बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इधर का एरिया का मिट्टी क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है और नई मिट्टी की परत आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को, और इसका दूसरा नाम है भांगर मिट्टी। ठीक है, चलिए अब दक्षिण गंगा के मैदान में देखते हैं। ये इधर का मैक्सिमम एरिया में क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ ये भी उपजाऊ होती है, और इसका दूसरा नाम क्या है? करैल कवाल मिट्टी। ठीक है, और टाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? पूर्वी पटना से लेकर के मुंगेर तक पाई जाती है। ठीक है, इधर वाला जो एरिया है ना, ये बक्सर होता है साइड में, इधर बलथर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बलथर मिट्टी का लाल पीले कलर का होता है और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इधर आइए, ये वाला जो एरिया है ना दक्षिण के क्षेत्र में, जो ये क्या है? थोड़ा पठारी एरिया है, तो इधर भी बालू वाली मिट्टी पाई जाती है। ये इधर भी रेतीली टाइप के उनका पत्थर वाली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? इस मिट्टी को बोलते हैं लाल मिट्टी है ये। ठीक है, ये लाल मिट्टी होती है, और ये कहाँ कहाँ तक की फैली हुई है? ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इधर पाई जाती है। ठीक है, और इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं रोड मैप्स बन रखे हैं। चलिए देखिए रोड मैप है क्या? कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जैविक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर क्या होता है? उसके तहत जैविक रूप से फसल को उगाया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हीं के बेस्ड पे उत्पादन किया जाता है। एक होता है जीरो बजट एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कुछ भी इनपुट नहीं दिया जाता है और अपन फसल को उपजाते हैं, जिसमें
फाइनेंशियली मतलब पैसे नहीं लगाया जाता है, पैसे से कुछ चीज़ खरीद के नहीं लगाया जाता है। अब सारी चीज़ें घर का ही यूज किया जाता है, जैसे गोबर हो गया, पानी वानी हो गया। तो सिंचाई के लिए जो आप लोग ये बिजली के थ्रू पानी निकालते हैं तो उसमें भी तो कॉस्ट लगता है, तो वो सब चीज़ें नहीं, नेचुरल बारिश का पानी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जैविक कृषि के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो जो मतलब जिसमें क्या बोलते उर्वरक वाली चीज़ें नहीं हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया गया है। जलवायु अनुकूल कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आप अभी देखिए, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अप्रैल, और यहाँ पे इतनी गर्मी है। जैसे अभी COP26 हुआ है, COP26 सम्मेलन हुआ है, जिसमें ये बोला गया है ना कि अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही होते रहा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो मौसम भी बदलेगा, जलवायु भी बदलेगा। तो इससे कहीं मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, कहीं पे बाढ़ आ जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें होने लगेगी ना जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो कृषि भी करनी है ना, तो जलवायु अनुकूल करनी है। मान लीजिए कि जलवायु अनुकूल करनी है, क्योंकि ऐसा फसल लगाना तो कि जो जलवायु के अनुकूल हो। अगर उसके अनुकूल होगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, लागत भी कम लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2020 और 21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादक लगभग कितना रहा है? 17.95 लाख टन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ये, जैसा कि अभी आपको मैं थोड़ा देर पहले बिहार की कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। बिहार जो है कृषि के लिए बहुत फेमस है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। हम आराम से सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा फसल कितना मात्रा में होता है, किस ज़िले में कौन सा फसल सबसे पहले स्थान पे आता है, ठीक है। तो उत्तर बिहार की मिट्टी में के अंदर कौन कौन सी मिट्टी आती है? उत्तर बिहार के लिए पर्वत पादीय मिट्टी, जिसको पिडमॉन्ट मिट्टी भी बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, कहीं कहीं पे बांगर मिट्टी भी है, पुरानी जलोढ़ भी है किसी किसी ज़िले में, ठीक है। और तराई मिट्टी भी है। तराई मिट्टी आप तो जानते ही हैं ना, जैसे पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, बलथर मिट्टी। ये कौन से एरिया में है? कैमूर रोहतास वाले एरिया में है, ठीक है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार बोल देगा, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। आपको जिला का नाम नहीं देगा, सिर्फ ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू आपको जिला का नाम नहीं देगा, लेकिन फिजिकल मैप के थ्रू यानी सिर्फ उसका डायरेक्शन बता देगा कि दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है। तो आप तभी भी इस चीज़ को मारिएगा, बलथर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, टाल मिट्टी और कगारी मिट्टी, ठीक है। देखिए, अब खरीफ फसल, आप जानते हैं कि फसल 3 प्रकार का होता है, एक तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। अब खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। इसके अंदर खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सा फसल आता है? धान आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, मूंगफली और बाजरा, ठीक है, कपास, गन्ना इत्यादि, ये सारे फसल आते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया है कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी आता है, तो आप इस चीज़ को रट लीजिएगा, अच्छे से रटिएगा। धान, ज्वार, मक्का, मूंगफली, बाजरा, कपास, गन्ना इत्यादि। इसमें खरीफ फसल में गेहूं नहीं है ना। चलिए ठीक है, रबी फसल में गेहूं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में, और काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल के बीच में काटा जाता है, मतलब ये अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो अब रबी फसल काट लिया जाएगा। इसमें रबी फसल के अंदर कौन कौन सा आता है? गेहूँ आता है, चना, मसूर, जौ, आलू, मटर, अलसी, सॉरी टमाटर नहीं, मटर, अलसी व सरसों, ठीक है। अब आइए देखते हैं गर्मा या जायद फसल, ठीक है। गर्मा या जायद फसल मतलब जो रबी और खरीफ के बीच का जो 2 मंथ का समय बचता है ना, रबी और खरीफ के बीच में जो 2 मंथ का समय बचता है, वहीं पे होता है ये, तभी होता है गर्मा या जायद फसल, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी गर्मा या जायद फसल, ठीक है।
तो ये जो खरीफ और रबी के बीच में जो 2 मंथ का समय मिलता है उसमें बो दिया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सा फसल आता है, तरबूज, सब्जी, ककड़ी और मूंग। ठीक है, अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से कुछ डाटा है जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि बिहार का कौन सा जिला कौन से फसल के लिए शीर्ष उत्पादक जिला है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो कौन सा जिला है जो किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और ये 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वेक्षण के अनुसार है। ठीक है, आप कभी भी कोई भी चीज़ करंट पढ़िएगा तो न्यू डाटा पढ़िएगा, पुराना डाटा मत पढ़िएगा। जैसे आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो पुराना चलेगा, लेकिन डाटा के मामले में थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास करता है, चावल का भी सबसे ज़्यादा रोहतास करता है, मखाना, म से मखाना, म से मधुबनी। मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, तो मधुबनी। ठीक है, अगला हो गया गन्ना। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दलहन। दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो पटना। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो दरभंगा। मक्का का कहाँ होता है, तो कटिहार। प्याज का कहाँ होता है, नालंदा। नालंदा वगैरह में सब्जियाँ बहुत बोई जाती है। ठीक है, लीची का उत्पादन कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। जूट का उत्पादन कहाँ होता है ज़्यादा, पूर्णिया। और तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, दरभंगा। और सब्जी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, नालंदा। ये जो ज़िले हैं, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादक चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार में जोत का आकार कैसा है, सीमांत जोत है, लघु जोत है, अर्ध मध्यम जोत है, मध्यम जोत है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं जोत का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो बहुत सारा मतलब ज़मीन वगैरह होता है, बच्चे होते हैं ना, तो कोई 4 भाई हो गया, कोई 5 भाई हो गया, उनके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, 2 बेटा, फिर बेटे का पोता एक हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, तो जब जनरेशन एक से दूसरे स्टेप में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो क्या होता है, भूमि जो होती है ना बंटती जाती है, टूटती जाती है। तो ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, मतलब भूमि का जोत का आकार का कम होना, और इसकी वजह से उत्पादन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। और बिहार में जोतों का जैसे ही हाल है ना, इस वजह से यहाँ पे उत्पादन जो हो रहा है ना उसके मुकाबले और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो सीमांत जोत वाले हैं, सीमांत जोत का मतलब क्या है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनका कितना प्रतिशत है, 91.1%। मतलब 91.1% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सीमांत जोत बोलेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन जिसके पास है, 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन जिस भी किसान के पास है, वो कौन से जोत के अंदर आएंगे, तो लघु जोत के अंदर आएंगे। ठीक है, और उनका लघु जोत वाले किसान का प्रतिशत कितना है, 5.85%। देखिए कितना ज़्यादा कम है। अर्ध मध्यम जोत मतलब जिनके पास 2 to 4 हेक्टेयर की ज़मीन है, वो अर्ध मध्यम जोत के अंतर्गत आते हैं, और उनका कितना प्रतिशत है बिहार में, 2.56%। अब देखिए मध्यम जोत वाले कितने कम है, 0.5%, जिनके पास 4 to 10 हेक्टेयर की ज़मीन है। देखिए मध्यम जोत वाला का कितना बुरा कंडीशन। अगर आपके पास ज़मीन बड़ी है तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी मशीन के थ्रू आप अपना उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। आप उस पर ईजिली लोन पास करवा सकते हैं, उसका अच्छा इनपुट दे सकते हैं, और उससे अच्छी तरह से आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप उसको कहीं बेचने भी जाइएगा तो बहुत ज़्यादा थोक के मूल्य पे आप बेच के आइएगा। ठीक है, और छोटा सा मतलब थोड़ा सा उत्पादन होगा तो आप क्या बेचिएगा, क्या प्रॉफिट होगा आपको। छोटी भूमि रहेगी तो, वहीं बड़ी भूमि रहती है तो अच्छा खासा होता है, कृषि में आय भी बहुत अच्छी होती है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। ये है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार क्या है, सीमांत किसान बिहार में कितने थे, 91.1%। ठीक है, और सीमांत लघु जोत वाले 97% थे, और औसत जोत वाले 0.39 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसके आगे मछली उत्पादन से रिलेटेड, और ये मतलब ज्योग्राफी के इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। मत्स्यन निर्यात मतलब मत्स्यन का उत्पादन कितना होता है इंडिया में। ठीक है, जैसे भारत में मत्स्यन पालन का क्षेत्र
आप जैसे जानते हैं कि इंडिया है, इंडिया के जस्ट पास में मतलब जो समुद्री एरिया है बहुत अच्छा खासा है। इंडिया जो है ना वो मछली का उत्पादन बहुत अच्छा कर रहा है। अभी उनका उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चाइना का सबसे अच्छा है। अभी मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। सरकार ने वर्ष 2024 और 25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र से 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2024 से लेकर 25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात का लक्ष्य रखा है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए का हम निर्यात करेंगे मछली का, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, ठीक है। विश्व में तीसरा स्थान है इसका मछली उत्पादन में। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि करने वाला देश है। अब जलीय कृषि क्या होता है, जिसको एक्वाकल्चर भी बोलते हैं। एक्वाकल्चर ऐसे टर्म आ जाते हैं एक्वाकल्चर बीपीएससी में कि एक्वाकल्चर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इसका हिंदी हो गया जलीय कृषि, और आप एक्वाकल्चर हिंदी में भी लिख के दे देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा ये। और आजकल ये बहुत प्रचलित शब्द है। तो एक्वाकल्चर में क्या होता है, जलीय कृषि के तहत जलीय जीवों का पालन पोषण और संवर्धन किया जाता है। जल में भी कृषि की जाती है। ये तो शायद अजीब लग रहा होगा लेकिन की जाती है। जो मछली है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव है, जलों में भी कृषि होती है, ठीक है। तो जो मछली पालन होता है, जैसे हम लोग ज़मीन पे अनाज उपजाते हैं वैसे ही हम पानी में क्या जलीय जीव को उपजाते हैं, बेचते हैं और उससे इनकम कमाते हैं, ठीक है। देखिए वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान 7.7% है। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी मछली का उत्पादन होता है उसमें इंडिया अकेले 7.7% योगदान देता है, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन के वैश्विक निर्यात में भारत का 4th स्थान है। पूरी दुनिया में जितना मछली का निर्यात होता है उसमें भारत का रैंक कौन सा है, 4था रैंक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि देखो अब अगर आप मछली उपजा रहे हैं तो मछली को 2 तरीके से उपजा सकते हैं। एक तो आप अपने देश के अंदर जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, इन सारे जगह पे आप मछली उपजा सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इनलैंड फिश प्रोडक्शन। मतलब हम अपने देश के अंदर की ज़मीन पे हम मछली का उत्पादन कर रहे हैं। और एक दूसरा मछली का उत्पादन क्या होता है, मैराइन फिश प्रोडक्शन, मतलब समुद्र में मछली का उत्पादन, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ आइलैंड फिश प्रोडक्शन ऑफ मेजर कंट्रीज इन 2018। ये 2018 के अनुसार जो अपने देश के अंदर मछली का जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो चाइना 16% मछली का उत्पादन अपने देश के अंदर में कर लेता है। ज़मीनी वाले एरिया में जैसे नदी हो गया, तो नदी क्या है, ज़मीन पे ही बीच में बहती है ना। तो ऐसे तालाब हो गया, बहुत बड़े बड़े झरने हो गए, वो लोग बहुत सारे तालाब बनवा रखे हैं मछली के उत्पादन के लिए इनलैंड के अंदर। तो उसमें चाइना का कौन सा कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, 16%। और इंडिया कितना करता है, 14%। तभी भी इसमें अच्छा रैंक है इंडिया का, ठीक है। दूसरा नंबर इनलैंड के उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है म्यांमार, आगे भी है लेकिन फर्स्ट और सेकंड आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मेराइन फिश प्रोडक्शन ऑफ मेजर कंट्रीज इन 2018, ठीक है। 2018 के अनुसार जो मछली का उत्पादन है वो समुद्र वाले एरिया में कितना ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो चाइना करता है 15%। उसके बाद इंडोनेशिया करता है 8%। आप जानते हैं इंडोनेशिया क्या आइलैंड वाला देश है। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि मतलब सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, ठीक है। आप जब भी वर्ल्ड मैप देखिएगा ना तो उसमें आप एक बार इंडोनेशिया को देखिएगा, छोटे छोटे से द्वीप है, बहुत सारे से हैं। तो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के इंडोनेशिया बना है। इसलिए देखिए यहाँ पे जो समुद्री एरिया में इनका मछली का उत्पादन कितना अच्छा है। उसके बाद पेरू का है, फिर यूएसए का 6% है, रसिया का 6% है और इंडिया का 4% है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, इंडिया का सिर्फ 4% है। इंडिया के पास हिंद महासागर है, इतना अच्छा एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है समुद्र के अंदर। और लेकिन ये यहाँ पे आप इस वाले डेटा में देखिएगा तो जो इनलैंड है, जो ज़मीन के अंदर मतलब नदी उदी में है या तालाब वालाब में जो उत्पादन हो रहा है वो अच्छा है। तो समुद्र में भी होना चाहिए ना,
तो अगर हो गया तो कितना मतलब जीडीपी वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी स्कीम अगर लाने वाली है तो देखिए क्या आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या आपको लगता है कि इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा लेक्चर टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आप बिहार स्पेशल मनीषा माइंड से सर्च करें, आपको एक लेक्चर ज़रूर मिलेगा। और आप बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लेक्चर डालूँगी तुरंत आपके पास पहुँचेगा। और अभी एग्ज़ाम है, आप कुछ भी पढ़िएगा, कहीं से भी पढ़िए, नया डेटा पढ़िएगा, पुराना चीज़ नहीं पढ़िएगा, पुरानी बुक भी ना पढ़ें। जैसे क्राउन पब्लिकेशन का लोग बुक पढ़ रहा है तो इसका पहले का एडिशन वाला ना पढ़े क्योंकि डेटा चेंज हुआ है। तो डेटा चेंज हुआ है तो आप लोग नई बुक प्रीफर करें प्लीज़। अभी भी एग्ज़ाम का टाइम है, आप पुरानी बुक से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकल डेटा है, जो इकोनॉमिक्स है, बजट हो गया, ये सारा डेटा आप नई वाले लेकर के आएँ, ताकि एग्ज़ाम में नया वाला आता है, पुराना वाला कीजिएगा फिर गलत होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आप हर चीज़ नया प्रीफर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।